नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के जो अपनी मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है उसमें एक और नए मॉडल पेपर की बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंचे मीनार कौन सी है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो देखिए, ऑप्शन है चार मीनार, ऑप्शन बी है कुतुब मीनार, ऑप्शन सी है झूलता मीनार, ऑप्शन डी है शहीद मीनार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा। और अगर आंसर नहीं आता है तो ध्यान से सुनना है, और आता है तो साथ साथ आंसर देते रहना है। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार। दोस्तों कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है, दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। और दोस्तों ये दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची ना ईंटों से बनी मीनार है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई ऊंचाई पूछ ले कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई ध्यान रखनी है 72.5 मीटर। कितनी है दोस्तों, 72.5 मीटर। और दोस्तों इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में करवाया। कब करवाया, 1193 ईस्वी में। कब निर्माण कब करवाया, तो 1193 ईस्वी में का। और यह मीनार लाल और पीले बलुआ पत्थर से बनी है। किससे बनी है, लाल और बलुआ पत्थर से बनी। तो ये कितनी, तो 5 मंजिला है। 5 मंजिला है, 5 मंजिला ये मंजिला। कितने मंजिला मीनार है, तो ये 5 मंजिले है। इसमें 5 मंजिले, हर मंजिल में उभरी हुई बालकनी है। क्या है, उभरी हुई बालकनी है। ठीक है दोस्तों, इसमें सीढ़ियाँ कितनी है, तो सीढ़ियाँ है 379। कितनी सीटें हैं, 379 सीढ़ियाँ हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो दोस्तों भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो देखिए ऑप्शन है 1917, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1916, ऑप्शन डी है 1925। तो दोस्तों भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था, तो डेट ध्यान रखना, 5 जुलाई 1916। कब हुआ था दोस्तों, 5 जुलाई 1916 को हुआ था। दोस्तों भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय को स्थापित हुआ था। 5 जुलाई 1916 को स्थापित था। दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी, तो महर्षि डॉक्टर थोड़े केशव कर्वे ने की थी। किसने की थी, महर्षि डॉक्टर थोड़े केशव कर्वे ने की थी। दोस्तों इस विश्वविद्यालय को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है गोवा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम हो जाएगा। दोस्तों सिक्किम की आबादी कितनी है, तो ध्यान रखिएगा करीब 6 लाख लोग, 6 लाख लोग, बस इतनी ही वहां पर जनसंख्या है दोस्तों। और इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी ध्यान रखिएगा, सिक्किम की राजधानी तो गंगटोक है। क्या है, गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कौन सी है दोस्तों, गंगटोक है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। दोस्तों विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, तो देखिए ऑप्शन ए है लाओस, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है हिरोशिमा, ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा है वो कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी,
सीमा क्या हो जाएगा, हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। दोस्तों 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 हिरोशिमा के केंद्र पर लिटिल बॉय नामक का परमाणु बम गिराया गया है। क्या नाम का, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। परमाणु बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय। कब गिराया, तो 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 हिरोशिमा केंद्र पर। ठीक है, यह परमाणु बम बंदूकनुमा था। कैसा था दोस्तों, बंदूकनुमा था। और इस बम में विस्फोट क्षमता 15,000 टन TNT के बराबर थी। कितनी थी, 15,000 टन TNT के बराबर थी। इस बम की वजह से हिरोशिमा के करीब 70% इमारतें नष्ट हो गई और जल गई। कितनी दोस्तों, 70% इमारतें नष्ट हो गई और जल गई। इस हमले में अनुमानित 1,40,000 लोगों की मौत हुई। कितनी दोस्तों, तो कितने लोगों की मौत हुई, अनुमानित 1,40,000 मौत। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों बचे हुए लोगों में कैंसर और पुरानी बीमारियों की दर बढ़ गई। दोस्तों जो बचे हुए लोग थे उनमें कैंसर और पुरानी बीमारियों की दर बढ़ गई थी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो देखिए, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन है सियोल, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है संकाई, ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, टोक्यो। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, टोक्यो है। तो दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला शहर, जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो किसकी राजधानी है, तो जापान की राजधानी। किसकी राजधानी है टोक्यो, तो जापान की राजधानी। अगर आपको जापान की राजधानी पूछ ले तो जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है दोस्तों। और दूसरे दूसरे नंबर पर सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है, तो इंडोनेशिया का जकार्ता शहर है। कौन सा है, इंडोनेशिया का जकार्ता शहर है, जिसकी आबादी 33.75 मिलियन है। कितनी हुई है दोस्तों, 33.75। और दोस्तों टोक्यो की कितनी है, तो टोक्यो की करीब 37 मिलियन। कितनी है दोस्तों, 37 मिलियन आबादी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो देखिए ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, ऑप्शन बी है समतल अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल अवतल, ऑप्शन डी है समतल उत्तल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है, तो समतल और उत्तल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों, समतल और उत्तल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरी ओर उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा, छोटा और आभासी होता है दोस्तों। ये इधर समतल दर्पण भी होता है और उत्तल, इसके दो आंसर होंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो ऑप्शन है उल्टा, ऑप्शन बी है सीधा, ऑप्शन सी सीधा और उल्टा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो उल्टा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। वो कैसी होती है, उल्टी होती है। जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधे दिखाई देते हैं। दोस्तों आभासी प्रतिबिंब पूछ ले तो एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बन रहा है कि आभासी प्रतिबिंब पूछ ले तो आभासी प्रतिबिंब सीधे दिखाई देते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, उल्टी होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है, तो देखिए ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, ऑप्शन बी है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन सी है आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है दोस्तों। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किरण एक ही तल में होती है। क्या होती है दोस्तों? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किरण एक ही तल में होती है। ठीक है। और देखिए, प्रकाश के परावर्तन से जुड़ी कुछ बातें जो आपको बताएं ध्यान होनी चाहिए, तो आप ध्यान रखिए कि प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या है? तो जब किसी प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दोस्तों, प्रकाश और ध्वनि दोनों तरंगे हैं और ये परावर्तन के नियम को पालन करती है दोस्तों। प्रकाश और ध्वनि ये दोनों परावर्तन के नियम का पालन करती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण है। दोस्तों, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है परावर्तन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है दोस्तों। प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने सीधे रास्ते से विचलित होकर तिरछा चलने लगता है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। अगर आपको प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा नहीं आती है तो पहले परिभाषा जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि परिभाषा क्या है। तो प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने सीधे रास्ते से विचलित होकर तिरछा चलने लगता है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का पहला विधि और न्याय लॉ एंड जस्टिस का मंत्री है दोस्तों। भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है? तो दोस्तों कौन है? ऑप्शन ए है अशोक कुमार सेन, ऑप्शन बी है हंसराज खन्ना, ऑप्शन सी है भीमराव रामजी अंबेडकर और ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भीमराव रामजी अंबेडकर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन है दोस्तों भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा दोस्तों। यह स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री थे। कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे, जिन्होंने 1947 से 52 के बीच प्रथम नेहरू मंत्रालय में कार्य किया था। क्या किया दोस्तों? 1947 से 52 के दौरान प्रथम नेहरू मंत्रालय में कार्य किया था। ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। 1947 से 52 के दौरान प्रथम नेहरू मंत्रालय में कार्य किया था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? दोस्तों राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो देखिए निर्मल अभियान कब बनाई गई थी? दोस्तों निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? तो देखिए ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 1999, ऑप्शन डी है 1995। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर इन ऑप्शन के अनुसार देखें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी अगर आपको ऑप्शन नंबर सी नहीं दिखे तो निर्मल भारत अभियान को कब से? तो 1999
से 2012 के बीच पूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से चलाया गया था। क्या कब चलाया? तो 1992 नहीं है दोस्तों, 1999 है यहाँ। 1999 से 2012 के बीच पूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से चलाया गया था। दोस्तों 24 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी से इसका नाम बदलकर स्वच्छ भारत अभियान कर दिया गया। दोस्तों इससे पहले किस नाम से चल रहा था? तो ध्यान रखिएगा, स्वच्छता अभियान। पहले 1999 से 2012 के बीच इसका नाम क्या था? तो स्वच्छता अभियान था। और 24 सितंबर 2014 डेट फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। 3-4 क्वेश्चन यहीं से तैयार हो रहे हैं कि 24 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से इसका नाम बदलकर स्वच्छ भारत अभियान कर दिया गया। और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। कब की? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या है दोस्तों? गांधी जयंती मनाई जाती है, इस दिन से शुरुआत की। इस अभियान का मकसद खुले में शौच करने की प्रथा को खत्म करना था। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतों तो खुले में शौच मुक्त बनाना था। और इस अभियान के तहत नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन करना था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते ही अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे तो कौन थे? ऑप्शन ए दीवान चमनलाल, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। दोस्तों स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना तो स्थापना ध्यान रखिएगा कि स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920। कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना होती। किसकी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। दोस्तों बॉम्बे में लाला लाजपत राय और जोसेफ बे बेप्टिस्टा एम जोशी, दीवान चमनलाल और कुछ अन्य लोगों द्वारा 1945 में जब यूनियन पार्टी लाइनों में संगठित हो गई तब यह भारत में प्राथमिक ट्रेड यूनियन संगठन था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो देखिए किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन के रूप दिया? दोस्तों किसने कहा था ऐसा कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? तो ऑप्शन ए कोपलैंड, ऑप्शन बी है लुइस फिशर, ऑप्शन सी है गोखले, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? किसने किसने कहा था ऐसा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोखले ने। किसने कहा था दोस्तों? गोखले ने कहा था कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया था। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में कुछ आंदोलन हुए थे, वो आप आंदोलन ध्यान रखिएगा और आपको सन भी पता होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह, जो कब हुआ था दोस्तों? 1917 में। उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था, वो 1918 में हुआ था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ वो 1942 में। दोस्तों ये गांधी जी के नेतृत्व में कुछ आंदोलन हुए थे जो बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में जरूर देखे जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं दोस्तों। ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। यदि a प्लस बी बराबर 9 है, कितना है? a प्लस बी बराबर 9 है। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोस्तों ये कहाँ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 53 है। तो ए बी का मान बताइए। तो दोस्तों ए बी का मान बताना है तो सबसे पहले आप बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab। और दोस्तों अपने को ए बी ज्ञात करना है। क्या पूछा है? ए बी बताना है। तो ए प्लस बी कितना दिया है? 9 का ये स्क्वायर कर देंगे। और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना दिया है? तो ये 53 प्लस 2ab। अब ये कितना? 81। 81 दोस्तों, और ये -53 करेंगे, किधर भेज देंगे, और ये क्या हो गया? 2ab। दोस्तों अगर 81 में से 53 जाएंगे तो कितना रहेंगे? 28। और दोस्तों ये 2 को नीचे भेजेंगे तो 28/2 करेंगे, तो 28/2 करेंगे तो कितना आएगा? 14। तो दोस्तों ए बी का मान कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और 14 कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपये और 15,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी शुरू की। क्या की? एक साझेदारी शुरू की, लेकिन बाद में एक वित्तीय आपातकाल स्थिति के कारण 8 महीने बाद अविनाश को अपना निवेश वापस लेना पड़ा। किसको लेना पड़ा दोस्तों? अविनाश को अपना निवेश वापस लेना पड़ा। ठीक है, पहले 12 महीने के लाभ को किस अनुपात में दोनों के बीच साझा किया जाना चाहिए? तो दोस्तों किस अनुपात में साझा करना चाहिए? तो देखिए लाभ अनुपात डायरेक्ट अपन देखते हैं। लाभ अनुपात, तो लाभ अनुपात देखते हैं दोस्तों। तो लाभ अनुपात कितना होगा दोनों का? तो देखिए कितने उम्र ने कितने 10,000 निवेश की, 10,000 इंटू कितने 12 महीने। और अविनाश का देखें तो ये अनुपात अविनाश का कितना 15,000 इंटू 8 महीने निवेश किया, तो 8 करे। तो दोस्तों इनको अगर अपन सोल्व करेंगे तो अनुपात कितना आएगा? 1:1 आएगा। आप पूरा सोल्व करिएगा, कितना आ जाएगा? अनुपात कितना निवेश हुआ? तो 1:1। तो कौन से ऑप्शन नंबर में? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? यदि साइन एक्स बराबर 4/5, तब तब कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स का मान ज्ञात कीजिए। साइन एक्स बराबर क्या दे रखा है? 4/5 दे रखा है। तो देखिए साइन एक्स बराबर कितना? 4/5 दिया है। तो दोस्तों साइन एक्स कितना दिया है? 4/5। तो साइन एक्स क्या होता है? लाल का में LAL बटा कक्का। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन एक्स क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 4 हो गया, और कर्ण कितना? ये 5। तो दोस्तों अब अपने को ज्ञात क्या करना है? देखिए कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स, तो कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स, कोसेक एक्स को क्या लिखते हैं? 1/sin x लिखते हैं, ये पूरा अलग हो गया। 1x sin x लिखते हैं। और कोटेक्स को क्या लिखते हैं? कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, ये सही लिख देते हैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। 1/sin x कितना है? तो 1/sin x 1/4/5। तो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5/4। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5/4। प्लस करते हैं, कोस एक्स निकालना है। तो साइन कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अपन इसको सोल्व करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसको ज्ञात करेंगे तो ये कितना आएगा? कोस एक्स कितना आ जाएगा? तो आधार बटा, तो आधार कितना है? ये आधार 3 आ जाएगा पाइथागोरस से। और फिर क्या है? कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? 3, और कर्ण कितना? 3/5। और साइन एक्स कितना हो जाएगा? 4/5। कितना होगा? 4/5। तो दोस्तों देखिए अपन यहाँ सोल्व करेंगे तो ये तो 5/4 प्लस 3/5 इंटू 5/3, 3/5 इंटू 4/5, ये 5/4 हो जाएगा दोस्तों। ये 5/4, तो ये 5 से 5 कैंसिल, और क्या बचेगा?
5/4 प्लस 3/4। तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो ये 8/4 हो जाएगा और ये 2। तो कोसेक कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स कितना होगा 2। कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स बराबर 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो देखिए अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है विनायक सावरकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है भगत सिंह। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा। क्या होगा, विनायक सावरकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दोस्तों अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। कब की थी दोस्तों, तो स्थापना विनायक सावरकर ने 1904 में की थी। पूरा नाम पूछ ले तो विनायक दामोदर सावरकर था। इस संस्था को ब्रिटिश सरकार ने लड़ने के लिए बनाया था। क्या क्यों बनाया था, तो ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए बनाया था। इस संस्था को ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए बनाया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तो देखिए किसान को एक अच्छे श्रमिक की तरह कमल से दोगुना कार्य है। किसान का एक अच्छे श्रमिक की तरह कमल से दोगुना कार्य है तथा दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में, दोगुना कार्य तथा 29 दिनों में समाप्त करते हैं। केवल कमल इस प्रकार को कितने दिन में करेगा। दोस्तों केवल कमल इस प्रकार का कार्य कितने दिनों में करेगा, तो दोस्तों कितने दिनों में करेगा, तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए अपन माना कमल किसी कार्य को एक भाग को x दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में, x दिन में समाप्त करता है। कौन, कमल में समाप्त करता है। ठीक है, तो एक दिन में दोनों द्वारा किया गया कार्य, तो दोस्तों एक दिन में तो 1/x प्लस ये दुगना तो 2/x बराबर 1/29। कितने दिनों में, 29 दिनों में। तो दोस्तों अब अपन यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बराबर 1/29। और दोस्तों 1/29, तो देखिए अब क्या करेंगे, x बराबर 29 इंटू 3 करेंगे। तो x बराबर 29 इंटू 3, 29 इंटू 3 करने पर कितने आएंगे दोस्तों, तो 87। तो 87 दिन में कमल 87 दिनों में करेगा इस कार्य को। कितने दिनों में करेगा, अकेला करेगा तो 87 दिनों में। तो 87 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 9 डिग्री होता है, तो समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होगी। तो दोस्तों प्रत्येक बहिष्कोण समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण कितना होता है, 360/n। ठीक है, और n बहुभुजों की संख्या है, n क्या है, संख्या किनकी, बहुभुजों की। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ शॉर्ट में। तो दोस्तों यह कितना होगा, 360। बहुभुजों की संख्या कितनी दी है अपने को, 9। तो 360 डिग्री बटा या 9 डिग्री तो कितनी हो जाएगी, 40 भुजाएं कितनी आएगी दोस्तों, 40 भुजाएं। तो n बराबर 40। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 40 हो जाएगी। और 40 कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था एक और नया मॉडल पेपर। इसी प्रकार जब तक आपके एग्जाम होगा, इसी प्रकार नए नए मॉडल पेपर और कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए ज्ञान एकेडमी के इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।